हेलो एवरीवन। आप सभी ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया है अभी तक और नोमेनक्लेचर हम सब साथ साथ कर ही रहे हैं। जीओसी में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिलेटेड उससे रिलेटेड जो भी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं वो सीख चुके हैं और नोमेनक्लेचर में हम उन कंपाउंड्स की नेमिंग सीख रहे हैं कि अलग अलग कंपाउंड्स हैं तो उनकी नेमिंग कैसे की जाएगी, उनके क्या रूल्स हैं, और अलग अलग वैरायटी के कंपाउंड हैं तो सब में रूल्स का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन भी होता है। तो हम सब सीख ही रहे हैं साथ साथ। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब कंप्लीट होती है जब हमें कंपाउंड की प्रिपरेशन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी पता हो। किन कंपाउंड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ? तो मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ का, जिन्हें हम सबस्ट्रेट भी कह देते हैं रिएक्शन के टाइम पे। रिएजेंट जिनके ऊपर अटैक करता है तो वो सबस्ट्रेट। हम लोगों ने जीओसी पढ़ते समय ही इन सबस्ट्रेट की एक लिस्ट बनाई थी, आपको अगर याद हो, आपके नोट्स में भी होगा। वो लिस्ट में हेलोअल्केन, हेलोअरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स और भी कई सारे कंपाउंड्स होंगे। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अलग अलग वैरायटी के कंपाउंड्स हैं, अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं। इन्हीं की प्रिपरेशन और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिएक्शंस भी हमें लर्न करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारी पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट होगी। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम जीओसी कर चुके और नोमेनक्लेचर साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब एक एक करके सभी कंपाउंड्स की प्रिपरेशन और फिर उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ की रिएक्शंस को भी समझें और लर्न करें। अब क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्शंस बहुत सारी हैं और हम लोग क्लास में शायद ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखें, जितने तरह के कंपाउंड्स हमारे पास हैं, अगर सभी कंपाउंड के प्रिपरेशन के तरीकों को देख लें और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लें तो कुल मिला के 100 रिएक्शंस होंगी, 100 रिएक्शंस ऐसी होंगी जो हमें याद करनी होंगी सीखने के बाद। तो हमें उनके तरीके को सीखना पड़ेगा। सिर्फ रिएक्शन याद करने का कोई मकसद नहीं होगा, कोई मतलब नहीं बनेगा अगर हमें ये नहीं पता हो कि वो रिएक्शन हुई किस तरीके से है। एक बात मैं यही क्लियर कर दूं कि सारी रिएक्शन के मैकेनिज्म्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिन जिन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स हैं उनको हम अब आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि हमारे पास जीओसी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है या धीरे धीरे डेवलप हो रही है अगर हम रिवाइज करते रहें साथ साथ। तो हमारे लिए मैकेनिज्म समझना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर हम 100 रिएक्शंस लर्न कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें 100 की 100 रिएक्शन की मैकेनिज्म भी लर्न करनी होंगी। हमें उसमें से सिर्फ 4 या 5 ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनकी मैकेनिज्म को ध्यान में रखना होगा, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना होगा। अब लेकिन ऑब्वियसली सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है 100 रिएक्शंस को याद करना, लेकिन हम इसको अगर छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करके चलें तो याद किया जा सकता है और मेरे हिसाब से 20-25 दिन से ज़्यादा का समय लगेगा नहीं अगर हम रिएक्शन को याद करें। अगर हम 5-5 रिएक्शन भी रोज़ याद करें तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। 4-5 रिएक्शन हम रोज़ याद करेंगे, ऐसा शायद हम लोग क्लास में पहले डिस्कस कर भी चुके हैं क्या तरीका है। तो उसी में शुरुआत करते हैं आज अल्कोहल से। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें अल्कोहल किस तरह के कंपाउंड को कहते हैं ये आप सब जानते हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन की चेन पे OH फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसे अल्कोहल कहते हैं। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमें है, लेकिन अभी हम ये सीखने वाले हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होगा। मतलब अगर हम अल्कोहल को बनाना चाहते हैं तो किन किन तरीक़ों से अल्कोहल बना सकते हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस हैं जिनसे अल्कोहल मिलता है, मतलब हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में अल्कोहल मिले, ऐसी कौन सी रिएक्शन है। तो हम इसे कहेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के अलग अलग तरीके, 5-6 तरीके हैं, उनको देखते हैं कि एक वीडियो में कितना कवर हो पाता है, और जितना कवर हो जाए हमारे उसको हम समझ समझ के याद कर लें तो उतना ही अच्छा। साथ के साथ ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग पहले सारे कोर्सेज में सारी रिएक्शन को एक जगह पढ़ लें उसके बाद याद करने का काम चालू करें, ऐसा नहीं हो सकता। हम सीखते जाएं और उसको लर्न करते जाएं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब अल्कोहल की प्रिपरेशन को। अब अल्कोहल की प्रिपरेशन को शुरू करें, लेकिन उससे पहले अगर हम अल्कोहल को ही ठीक से न जानें तो ये भी थोड़ी अजीब बात होगी। तो अल्कोहल को हम बेसिकली जानते हैं कि कार्बन की चेन होगी और उस पर अगर OH ग्रुप लगा है तो वो अल्कोहल है। लेकिन अल्कोहल की क्या नोमेनक्लेचर हमें आती है, तो नेमिंग में हम अलग से सीख ही रहे हैं। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा टाइम लेके अल्कोहल और अलग अलग वैरायटी के भी अल्कोहल होते हैं उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी वैरायटी के अल्कोहल्स हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग इतना बेसिक जानते हैं कि अगर कार्बन की चेन है, जस्ट कार्बन की चेन, अगर मैं आपके सामने एक जस्ट एक कॉमन एग्जांपल लूं CH3CH2OH, तो हमें यहाँ पे साफ दिखाई देता है कि कार्बन, 2 कार्बन की चेन है और इसमें आखिरी वाले कार्बन पे इस वाले में ये फंक्शनल ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है। ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है और ये पूरा कंपाउंड अब एक अल्कोहल है। ये कार्बन की चेन कितनी भी कार्बन की हो सकती है, 1 कार्बन की चेन भी हो सकती है, 2 कार्बन की चेन भी हो सकती है और 3 कार्बन की चेन भी हो सकती है। ये चीज भी हम जानते हैं। तो ये कार्बन की चेन उस पे सब में एक चीज कॉमन है कि OH है, तो दिस इज अल्कोहल। तो क्यों ना हम इन सब के लिए एक जनरलाइज्ड वे तरीका डेवलप कर लें कि कार्बन की चेन को बार बार ऐसे कार्बन लिखने से अच्छा एक जनरल फॉर्म में ROH लिख दें,
तो क्या हम बात समझ पाएंगे कि R का क्या मतलब है? R का मतलब है कार्बन की चेन, और ये OH तो किसी भी अल्कोहल में होगा ही होगा। ये अल्कोहल है, OH फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये सब अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने का एक फंडामेंटल तरीका है। अच्छा, अब अल्कोहल देख लिया, तो अल्कोहल में ही कुछ अलग अलग वैरायटी के अल्कोहल को देखते हैं। क्या ऐसा ज़रूरी है कि अल्कोहल में सिर्फ एक ही OH ग्रुप होना चाहिए? क्या एक ही कंपाउंड में, एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा OH भी हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये बात को याद रखना है। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उस नोट्स में भी ये बात लिखवाई गई है कि अल्कोहल में अगर एक OH है तो सिंपल अल्कोहल है। अगर ऐसा अल्कोहल है जिसमें 2 OH हैं तो उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। मैं अभी वर्ड को यहाँ पे लिखता हूँ। ये जितने भी अल्कोहल आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब में एक OH ग्रुप है, तो इन्हें हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसे कहते हैं तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते होंगे? तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल का अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो दिस इज CH2OH। अब आप इस पूरे मॉलिक्यूल में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको OH दिखाई दे रहा है और यहाँ भी OH दिखाई दे रहा है। अगर 2 OH हैं तो ये कैसा अल्कोहल होगा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और इसी तरीके से ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल है तो इनको हम ग्लाइकॉल्स भी कहते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स जितने भी होंगे आपके पास हम उन्हें ग्लाइकॉल्स भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान इसमें रखनी चाहिए क्योंकि हम लोग बुक्स में पढ़ेंगे तो ऐसे नाम अगर हमारे सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज ना हो कि ग्लाइकॉल का कोई नई चीज़ नहीं होती है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल को ही ग्लाइकॉल कहते हैं। तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का क्या मतलब है समझ गए आप। थोड़ी सी बात और डिटेल में कर लेते हैं। ग्लाइकॉल भी कई तरह के हो सकते हैं, तो उसमें आपको बस एक टाइप का ग्लाइकॉल मैं भी बताऊंगा, विसिनल ग्लाइकॉल। विसिनल ग्लाइकॉल क्या चीज़ है आप समझिए। जैसे तो आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा है, एक ये एग्जाम्पल है और एक ग्लाइकॉल एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, CH2OH, CH2OH। ये भी ग्लाइकॉल, ये भी ग्लाइकॉल। ये तो बात समझ में आ रही होगी क्योंकि ये भी डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, ये भी डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। लेकिन इन दोनों में से विसिनल ग्लाइकॉल कौन सा है? तो विसिनल मतलब विसिनिटी वर्ड से निकला है। अगर OH ग्रुप विसिनिटी में हो एक दूसरे के, यानी एडजेसेंट पोजीशन पे हो, तो विसिनल ग्लाइकॉल। ये अल्कोहल और ये अल्कोहल क्या विसिनिटी में है? डेफिनेटली नहीं, ये विसिनिटी में नहीं है। ये अगर यहाँ पे है फर्स्ट कार्बन पे तो सेकंड कार्बन पे कोई OH नहीं है, थर्ड कार्बन पे है, तो ये विसिनल ग्लाइकॉल नहीं है, ये सिर्फ ग्लाइकॉल है। और लेकिन ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, दीज आर एडजेसेंट कार्बन्स। अगर एडजेसेंट कार्बन पे अल्कोहल है तो हम इसे विसिनल ग्लाइकॉल कहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। ग्लाइकॉल, विसिनल ग्लाइकॉल, अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ये चीज़ें तो अब हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं किसी तरह से इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी। देखो, अब अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं कि इससे पहले हमने क्या कुछ पढ़ा है, नोट्स में क्या लिखा हुआ है, उन सबको 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। मैं एक मेथड लिखूंगा, उस मेथड को पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसकी मैकेनिज्म समझाऊंगा क्योंकि उसकी मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है, जो कि बहुत आसान मैकेनिज्म है, 3 स्टेप की, हम समझ सकते हैं। तो उसको एकदम 0 लेवल से समझना है और उसके बाद एक बार समझ के याद कर लेना है। तो पहला तरीका क्या है अल्कोहल बनाने का? तो फर्स्ट मेथड जो है हम कहते हैं फ्रॉम अल्कीन्स। अगर आप IUPAC नेमिंग भी साथ साथ सीख रहे हैं तो आपको पता होगा कि एल्कीन किसे कहते हैं, और एल्कीन समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो एल्कीन है कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो, वो एल्कीन होता है। तो एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। कैसे कर सकते हैं एल्कीन से? 2 तरीके हैं एल्कीन से बनाने के, ये बात आप ध्यान रखिए। मेरी इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपको चीजें हमेशा दिमाग में क्लियर रहेंगी। तो आपको फॉलो करना है ध्यान से। मैंने अभी क्या बात कही है? मैंने कहा हम अल्कोहल बनाना सीख रहे हैं, उसमें पहला तरीका क्या है? फ्रॉम एल्कीन्स, यानी हम एल्कीन से अल्कोहल बनाना सीख रहे हैं। और मैंने अभी अभी कहा कि एल्कीन से 2 तरीके हैं जिससे हम अल्कोहल बना सकते हैं, मतलब 2 मेथड्स हैं हमारे पास। अब देखते हैं, दोनों मेथड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे अगर हम ध्यान से रखना, याद रखना चाहें तो भी। तो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता रहना चाहिए अल्कीन से कितने तरीके हैं अल्कोहल बनाने के? 2 तरीके। एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट तरीका है जिसको अगर मैं A बोल दूं, फर्स्ट मेथड को A बोल देते हैं, सेकंड मेथड को B बोल देंगे। तो एल्कीन में पहला तरीका है बाय हाइड्रेशन, यानी बल्कि हाइड्रेशन से अच्छा वर्ड होगा कहना एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन
बल्कि मैं यहाँ जोड़ ही दूँ वर्ड, वैसे तो अंडरस्टूड है, ऑफ अल्कीन्स, ऑब्वियसली अल्कीन से ही कर रहे हैं, तो हमें एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करवाना है अल्कीन का एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या मतलब है इसका? हाइड्रेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। आपको पता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 तरह की रिएक्शन होती हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। तो हाइड्रेशन जो है एडिशन ऑफ वाटर है, मतलब एक तरह का एडिशन है, एडिशन रिएक्शन है, लेकिन कौन सी चीज ऐड होने वाली है? वाटर। हाइड्रेशन वर्ड भी लगता है काफी हद तक समझा देता है, हाइड्रेशन वाटर के लिए यूज किया जाता है। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स यानी अल्कीन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देना है। एसिड कैटलाइज्ड मतलब एसिड की प्रेजेंस में, एसिड यहां पर एक कैटलिस्ट का काम करेगा। तो सीधा रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या है आप याद रखिए, कोई भी अल्कीन लो, अब अल्कीन पता है अच्छे से, तो मैं बहुत ही सिंपल अल्कीन लेता हूं पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है। अगर आपको नेमिंग पता हो तो इसकी नेमिंग आप कर सकते हैं, दिस इज इथीन, ये भी आप जानते हैं। इथीन का हाइड्रेशन करना है मतलब वाटर का एडिशन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर तो ऐड करेंगे। और किसकी प्रेजेंस में बोला है? एसिड कैटलाइज्ड मतलब एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो आप एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए H+ लिख दीजिए। कोई भी एसिड हो, एसिड का काम होता है H+ रिलीज करना, तो यहाँ पे कोई भी एसिड लेंगे उससे हमें क्या मिलेगा? H+। तो हमारे लिए जरूरी है इस रिएक्शन में H+ होना, तो H+ हमने दिखा दिया एरो पे। अब देखते हैं कि अल्कोहल कैसा बनेगा। ये अल्कीन था, इस पे पानी मिलाया इसकी प्रेजेंस में, तो देखते हैं कैसा अल्कोहल बनेगा। तो आपको क्या करना है, अभी मैं मैकेनिज्म डिटेल में बताऊंगा, लेकिन याद रखने का तरीका क्या है कि जो ये वाटर है ना, इस वाटर को मान लो कि ऐसे डिसोसिएट हो गया H+ और OH- में। अब आपको करना ये है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अल्कीन के ऊपर इनको जोड़ देना है, बट एज इट इज उठा करके अल्कीन पे मत लगा दो। अल्कीन में आपको पहले डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जहां डबल बॉन्ड है, इसीलिए तो अल्कीन की खासियत है कि वहां डबल बॉन्ड होता है जिसको हम ब्रेक कर सकेंगे। तो आपको इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो आपने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो सिंगल बॉन्ड बचा। अब आपको करना ये है कि वाटर को जब ब्रेक किया था तो H+ और OH मिला था ना, इन दोनों कार्बन में से एक पे OH- लगा दो और एक पे H लगा दो, बस बात खत्म। तो क्या मिलेगा? मान लो अगर ये H इस पे लगा दूं तो क्या मिल जाएगा? ये CH2 था पहले, एक H और आ गया, तो क्या बन गया? ये CH3। सिंपल। बीच में डबल बॉन्ड था, क्या रह गया? सिंगल बॉन्ड। ये CH2 था, इसके ऊपर H नहीं OH लगाएंगे, और इसलिए H इस पे लगाया तो OH इसी पे लगेगा, जैसे CH3 CH2 OH। आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके से रिएक्शन कराना बड़ा आसान है। अल्कीन है, बीच का डबल बॉन्ड तोड़ो और वाटर का एक H उस पे और OH उस पे लगा दो, बन गया अल्कोहल। अभी अभी थोड़ी देर पहले यही अल्कोहल हमने देखा था, CH3 CH2 OH। क्या इस अल्कोहल का हम नाम जानते हैं? अगर हम नेमिंग सीख रहे हैं तो हमें ये भी पता होगा, 2 कार्बन की चेन है, उस पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो इथेनॉल होगा ये। तो इथीन से हमें इथेनॉल मिल गया। तो अगर हमें अल्कीन दिया गया है, उससे हम चाहें तो अल्कोहल बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, उस एक एग्जांपल से एक नई बात सीखेंगे, इसमें वो सीख नहीं पाए। एक स्पेशल एग्जांपल लेते हैं और तब आपको दिखाता हूं कि वहां सिचुएशन क्या है। ये तो इथीन से इथेनॉल था। अगर मैं प्रोपीन लेता तो प्रोपीन होता है CH3 CH2, ये प्रोपीन है, समझ गए आप? इसमें वाटर ऐड करेंगे, फिर से H+ की प्रेजेंस में ही करेंगे, तो ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। वंस अगेन वाटर ब्रेक कर लो H+ और OH- में, और डबल बॉन्ड ब्रेक कर लो और एक पे H और एक पे OH लगा दो, लगा दे, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं आपके पास। देखिए, अगर एक पे H और एक पे OH लगाएंगे तो कोई डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद उसका मन करेगा H यहाँ लगा देते हैं और OH यहाँ लगा देते हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 CH2OH। यस और नो? वेरी सिंपल। बट किसी का मन कर सकता है कहीं पे भी लगाना है तो एक OH इस बार यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो, ये भी तो हो सकता है। अगर यहाँ OH लगाया, पहली बार यहाँ लगाया था, यहाँ लगा के देखते हैं तो क्या मिलेगा? CH3 CH, इस पे OH लग गया, और वो CH2 था, एक H लग गया तो बन गया CH3। ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। अब किसी के मन में आए तो ये बनाएगा, किसी के मन में आए तो ये बनेगा, लेकिन दोनों क्या सेम है? दोनों सेम नहीं है। आप दोनों की नेमिंग भी करके लेके देख लीजिए, नाम अलग अलग आएगा और देखने में तो अलग दिखाई दे ही रहे हैं। क्या अलग है इसमें? OH उस कार्बन पे है और इसमें OH बीच वाले कार्बन पे है, लेकिन अलग तो है। तो किसी के मन में वो आएगा तो वो बनाएगा, किसी के मन में ये आएगा तो ये बनाएगा, तो सही कौन सा होगा? क्या दोनों सही है? और अगर दोनों सही है तो फिर क्या दोनों में से हम कोई सा भी बना दे तो सही मान लिया जाएगा? नहीं। देखिए, पॉसिबिलिटी तो है, जरूर दोनों बना सकते हैं, क्योंकि रूल तो ये कहता है डबल बॉन्ड तोड़ो और एक पे H और एक पे OH लगा दो।
लेकिन हमेशा याद रखना केमिस्ट्री में जब एक ही रिएक्शन में दो दो पॉसिबिलिटी हो तो एक पॉसिबिलिटी मेजर होती है, दूसरी माइनर होती है। मतलब इन दोनों में से एक प्रोडक्ट मेजर होगा, दूसरा माइनर होगा। क्या मतलब है मेजर और माइनर का? आप जानते हैं मेजर मतलब थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, और जो माइनर होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल नहीं बनेगा, बनेगा बहुत बहुत रेयर क्वांटिटी होगी, बहुत लेस क्वांटिटी होगी। तो सवाल ये है कि इन दोनों में से मेजर कौन सा है? तो यहां पर ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। अब ये सवाल आता है कैसे? तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मेजर और वो माइनर कैसे हुआ मैकेनिज्म देख करके। लेकिन इस मैकेनिज्म को देखने के से पहले मैं आपको एक रूल बताऊंगा, बल्कि मैं रूल मैकेनिज्म के बाद ही बताऊंगा। आप फिलहाल अभी मान लीजिए ये मेजर है, ये माइनर है। मन में सवाल आया होगा क्यों मेजर, यही क्यों है, वो क्यों नहीं है मेजर? तो इसका आंसर चलिए पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। पूरी मैकेनिज्म जब समझ लेंगे तो मैं एक सिंपल रूल्स बताऊंगा जो उसी मैकेनिज्म से निकला है। तो फिर वो रूल अगर हम हर बार याद रख लें तो अप्लाई कर सकते हैं, बार बार मैकेनिज्म की डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तो हमने देख लिया मेजर माइनर, और मैकेनिज्म की तरफ हम बढ़ते हैं। देखते हैं 3 स्टेप में मैकेनिज्म है, 3 स्टेप की मैकेनिज्म है। मतलब पूरी रिएक्शन को हम 3 स्टेप में ब्रेक करके समझेंगे, क्योंकि रिएक्शन 3 स्टेप में ही होगी। पहला स्टेप आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, लिखा है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। क्या मतलब हुआ इसका? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। तो हमें पता है इस रिएक्शन में हम लोगों ने एल्कीन से स्टार्टिंग की थी, यानी एल्कीन से ही तो अल्कोहल बना रहे हैं, तो एल्कीन का प्रोटोनेशन करना है। प्रोटोनेशन क्या होता है? ध्यान से सुन के समझ के याद रखना है। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटोन। प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटोन। व्हाट इज प्रोटोन? प्रोटोन इज H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन जिसे हम कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं, H+ आयन कह सकते हैं, या प्रोटोन भी कह सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। तो प्रोटोनेशन करना है एल्कीन का। देखते हैं कैसे। तो जो एल्कीन मैंने लिया था, प्रोपीन वाला ही एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि यहीं पर तो कंफ्यूजन आई थी ना मेजर और माइनर की, तो अच्छा होगा इसी के एग्जांपल से समझें, आगे फिर हमेशा के लिए क्लियर ही रह जाएगा। तो प्रोपीन है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका प्रोटोनेशन करेंगे, यानी प्रोटॉन ऐड करेंगे H+। बट होल्ड ऑन, ये दिमाग में आया कि ये H+ कहां से मिला होगा? हम लोगों ने तो एल्कीन लिया था, ये H+ कहां से आ गया? तो भी ध्यान में आना चाहिए आपको, एसिड से आया। उसमें हमने एरो के ऊपर एसिड भी तो शो किया था ना, H+ आयन। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन थी, एसिड की जरूरत थी हमको वहां पे एज अ कैटलिस्ट, तो ये H+ हमें एसिड ने दिया है। ये एल्कीन हम लेके आए और हमें एसिड से H+ आयन मिल गया। इस H+ को इस पे ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस H+ के ऊपर आपको दिख रहा है क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों में से जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H+ उस पे चला जाएगा। यस और नो? तो अगर ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो H+ किधर आएगा? इसी पे आएगा, क्योंकि अगर ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर इस पे ऐसा हुआ तो आपको क्या मिलेगा? CH3 CH CH3। ये CH2 का CH3 हो गया, इस पे आ गया था वो H। लेकिन इस बीच वाले कार्बन पे, यानी ये जो कार्बन यहाँ दिख रहा है, इधर तो नेगेटिव गया, H+ आ गया, इसका क्या हुआ? वी विल शो पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन। व्हाई? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, तो अगर इस पे नेगेटिव तो इस पे पॉजिटिव ही आएगा ना। क्लियर है बात? ऐसा हो सकता है। बट फिर से यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये तो हो सकता है किसी के मन में आएगा ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है, ऐसे क्यों नहीं ब्रेक हुआ? इधर भी तो कार्बन ही है, इस तरफ भी तो घूम के ब्रेक हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? अगर ये इधर घूम के आए तो H+ कहां जाएगा? क्या अभी इसी कार्बन पे आएगा? नहीं। अगर ये बॉन्ड उधर टूट गया, टूट के उस कार्बन पे चला गया, तो H भी उस कार्बन पे चला जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा? उस सिचुएशन में मिलेगा CH3 CH2, और लास्ट वाले पे इस बार पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। यस और नो? यानी फिर से यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, 2 पॉसिबिलिटी है, यही खेल है, इसीलिए वहां पे प्रोडक्ट 2 तरीके के बने थे। अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, पर आप फर्स्ट स्टेप को समझ लीजिए ध्यान से। क्या ये बात क्लियर है अच्छे से कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं? अगर 2 पॉसिबिलिटी है तो स्टेबल कौन सा है, मतलब मेजर कौन सा है? इन दोनों में मेजर कौन सा है? तो इसका जवाब है जो ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? बैक टू जीओसी। जीओसी को याद कीजिए। जीओसी में क्या पढ़ा था हमने? ज्यादा स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है? इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ही, आपको पता है इस साइड से प्लस आई इफेक्ट शो होगा और इस साइड से भी प्लस आई इफेक्ट शो होगा। ये दोनों ग्रुप इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, ज्यादा अच्छे से न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि इधर से भी प्लस आई, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज काफी हद तक न्यूट्रलाइज होगा। क्या इसमें ऐसा होगा? इसमें एक तरफ से ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उस तरफ से तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे, इधर से और थोड़ा बहुत उसके पीछे से इनडायरेक्टली। बट
कहने का मतलब अगर इन दोनों की बात में कंपैरिजन करें तो विच इज मोर स्टेबल, ऑब्वियसली दिस वन इज मोर स्टेबल, जिसका चार्ज ज्यादा न्यूट्रलाइज होता है वही ज्यादा स्टेबल होता है, जीओसी का रूल है ये। तो दिस इज मोर स्टेबल, तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। और ऑब्वियस सी बात है, ये कॉमन सेंस कहता है कि जो ज्यादा स्टेबल होगा वही तो ज्यादा बनेगा, वही तो मेजर होगा, जो लेस स्टेबल है वो माइनर होगा। तो ये मेजर और माइनर का हिसाब क्लियर है आपको। तो अगर मुझे एक बात क्लियर है तो मैं एक पल के लिए ऐसा मान सकता हूं कि ये 98% बनेगा और इसके बनने के चांस 2-3% ही होंगे, 98, 97 उसके 2-3% इसके। तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस चीज को, मान के चल सकते हैं कि ये नहीं बन रहा है। तो आगे से मैं मान के यही चलूंगा कि ये बन रहा है और ये नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि माइनर है, लेस स्टेबल है, अगर बन भी गया तो वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। मेजर पे यही है, तो मेन तो हमें यही मिलने वाला है। ओके, फर्स्ट स्टेप यही है। फर्स्ट स्टेप को एक और इसका नाम है आरडीएस। आरडीएस की फुल फॉर्म मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, काइनेटिक्स वाले चैप्टर में आप पढ़ के जानते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बिकॉज ये स्टेप काफी स्लो स्टेप होती है। क्यों स्लो स्टेप होती है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बन क्या रहा है, कार्बोकैटायन। रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। रिएक्टेंट साइड में कोई चार्ज नहीं है, प्रोडक्ट साइड में आपको कहीं भी चाहे ऊपर देख लो चाहे नीचे देख लो, चार्ज तो है ही ना। वो तो अलग बात है कि इन दोनों में से ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, बट एज कंपेयर टू रिएक्टेंट तो ज्यादा स्टेबल नहीं है कोई भी इन दोनों में से। मतलब एक ऐसी स्टेप है ये जिसमें प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। तो क्या लगता है ये प्रोसेस फास्ट होगी या स्लो होगी? ऑब्वियसली स्लो होगी। रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल चीज लेस स्टेबल चीज में कोई कन्वर्ट होना चाहेगी आसानी से? नहीं हो सकती। तो वो तो कैटलिस्ट से हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो होना ही पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी स्लो प्रोसेस होगी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसीलिए कहते हैं इसको, क्योंकि पूरी रिएक्शन की स्पीड ये स्टेप कितनी जल्दी होगा इस पे डिपेंड करती है। यानी पूरी रिएक्शन की स्पीड इस स्टेप की स्पीड पे डिपेंड करती है। एक बार ये स्टेप हो जाए फिर बचे हुए 2 स्टेप होने में टाइम नहीं लगते, लेकिन वो बचे हुए 2 स्टेप हैं क्या वो समझना जरूरी है। भले वो रेट नहीं डिटरमाइन करते लेकिन इंपॉर्टेंट तो वो भी है। लेट्स अंडरस्टैंड, उसको समझते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं। तो देखिए सेकंड स्टेप क्या लिखा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर इस केस में वाटर है। वो जब जीओसी पढ़ा था तो हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा था और उनके एग्जाम्पल्स लिखे थे। उसमें आपको याद होगा एग्जाम्पल्स में वाटर भी एक एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था। वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज़ लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होने वाला है। अब किसके ऊपर अटैक होगा? तो अब याद होगा फर्स्ट स्टेप में क्या बना था, जो प्रोडक्ट साइड में फर्स्ट स्टेप में क्या बना था, एक कार्बोकैटायन। तो ऑब्वियसली बात है कार्बोकैटायन पे अटैक होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो ऐसा कोई रिएजेंट जो पॉजिटिव चार्ज लविंग हो, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करे, तो डेफिनेटली यहाँ पे समझ में आ ही सकता है कि अटैक कहाँ होने वाला है। तो इसको देख लेते हैं करके। फर्स्ट स्टेप में आपको पता होगा 2 कार्बोकैटायन बने थे, बट मैंने कहा था मेजर वाला कार्बोकैटायन ये है, तो इसी के ऊपर हम मान के चलते हैं कि अटैक होगा। अटैक कैसे होगा? दिस इज H2O, आपको याद होगा H2O में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, इसी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये लोन पेयर इधर अटैक करेंगे इस तरीके से। तो ये वाटर आकर के इस कार्बन पे जुड़ेगा, और अगर ये जुड़ेगा तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? आपको मिलेगा CH3, और इस बीच वाले कार्बन पे आपको पता है कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के डोनेट करके यहाँ पर इसके साथ एक बॉन्ड बना देगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा कार्बन को। कार्बन के पास कुछ नहीं है डोनेट करने के लिए, शेयर करने के लिए। ऑक्सीजन के पास है, वो आकर के इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज गायब, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ऑक्सीजन ने उसके साथ शेयर कर लिया, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज गायब। लेकिन ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, वाटर के केस में ऑब्वियसली होते हैं 2 हाइड्रोजन, वो तो हमें दिखाएंगे ही। ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर तो बच ही गया होगा, क्योंकि 2 लोन पेयर थे, ये भी आपको दिख रहा है, 2 थे, एक ने अटैक किया, एक के थ्रू एक को डोनेट किया, एक तो बचा ही होगा। लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। व्हाई? क्यों आया ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को डोनेट किए हैं उसके साथ शेयरिंग करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन उसमें कार्बन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ही देने पड़े। तो क्योंकि इसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़े, तो ऑब्वियसली बात है जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। सो हो गया, ये बन गया आपके पास। तो फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में यही होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या ये प्रोडक्ट आपको स्टेबल नजर आ रहा है अभी भी? ऑब्वियसली नहीं, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है इस बार? क्योंकि इस बार भी पॉजिटिव चार्ज तो गया नहीं, कहीं ना कहीं है ही। कहाँ पे है? ऑक्सीजन पे है। तो अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन का चार्ज भी हट जाएगा। देखते हैं फिर थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप में एक ही वर्ड लिखा है, डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन याद है ना, प्रोटोन का एडिशन। तो डीप्रोटोनेशन क्या होगा? उसका रिवर्स, यानी कि प्रोटोन का रिमूवल।
तो ये जो हमें मिला है सेकेंड स्टेप के बाद, जो भी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसका डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब इसमें से कहीं से H+ निकलेगा। सवाल है कहाँ से निकलेगा। ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है बोर्ड पे ये स्टेबल नहीं है, इस पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के चक्कर में एक H+ आयन रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। आप देखिए ऑक्सीजन पे 2 H लगे हुए हैं, इनमें से किसी एक को उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जा करके ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज गायब होगा, ये न्यूट्रलाइज होगा। हाउ, देखिए ऑक्सीजन इधर भी बॉन्डेड है, इसके साथ भी इसके साथ भी, अगर कहीं से भी अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रेक कर ले अपनी तरफ, किसी एक बॉन्ड को अगर ब्रेक कर ले, तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा CH3 और इसके साथ ये OH, एक लोन पेयर आपको दिख रहा है। अगर ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो गया तो ऑक्सीजन के ऊपर आगे लोन पेयर H+ बाहर, इसके ऊपर का चार्ज गायब। रीजन चार्ज पहले था, इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इलेक्ट्रॉन लेकर के आया नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन खींच के गए उधर, नेगेटिव चार्ज गया, पहले से पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, H+ बाहर हो गया। और ये जो मिला है आपको, क्या ये अल्कोहल नहीं है? अल्कोहल है ना, CH3 CH3 है, मतलब कार्बन की चेन है। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? OH, अल्कोहल ही तो होता है। तो ये क्या मिला? प्रोपैन टू ऑल, नेमिंग याद होगी, प्रोपैन टू ऑल है ये, तो हमें अल्कोहल मिल गया। फाइनली जिस H से कहानी, H+ से कहानी शुरू हुई थी, उसी के निकलने से कहानी खत्म हो गई। मतलब पूरी रिएक्शन प्रोटोनेशन से चालू होती है और डीप्रोटोनेशन पे खत्म होती है। तो आपको ये तीनों स्टेप समझ में आ गए होंगे, आप रिवाइंड करके दोबारा समझ सकते हैं। ये पूरी मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को मार्कोनिकॉव मैकेनिज्म भी कहते हैं। कौन सी मैकेनिज्म? मार्कोनिकॉव्स मैकेनिज्म, क्योंकि ये पूरी मैकेनिज्म जो सजेस्ट की थी वो मार्कोनिकॉव नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। तो इसीलिए इस पूरी मैकेनिज्म का नाम मार्कोनिकॉव्स मैकेनिज्म है। और अभी हम एक मार्कोनिकॉव रूल पढ़ने वाले हैं कि बार बार इतनी लंबी 3-3 स्टेप करके कौन देखे। अगर हमें सीधा सीधा पूछा गया है कि ये अल्कीन है, इससे अगर हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो कैसा अल्कोहल बनेगा, मेजर वाला कौन सा बनेगा, तो एक तरीका है कि ऐसे करके देख लो, आप पता ही चली जाएगा आपको। लेकिन मैकेनिज्म अगर ये तीनों स्टेप नहीं फॉलो करना है, एक जल्दी से एक झटके में आंसर बताना है, तो उसको शॉर्ट में मार्कोनिकॉव्स रूल बना के एक याद रख लेते हैं, उससे हमेशा हमको हेल्प हो जाएगी। तो देखिए यही अल्कीन था जिससे हमने शुरुआत की थी। पहले प्रोटोनेशन किया, फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल किया, फिर डीप्रोटोनेशन किया। लेकिन अगर हमको एक झटके में सीधा प्रोडक्ट लिखना है, 3 स्टेप नहीं लिखना है, तो हम क्या लिखते हैं? अल्कीन, वाटर ऐड किया, एरो पे H+ दिखाया। अब क्या करना है? तो आपको पहले भी बताया था अब क्या करना है, इसको ब्रेक करना है H+ और OH- में, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, 2 बॉन्ड्स, इसमें से एक बॉन्ड को तोड़ देंगे और H+ एक पे और एक पे OH- लगा देंगे। लेकिन याद रखना है 2 पॉसिबिलिटी होंगी। H+ किस पे लगेगा, तो मैं आपको एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ। CH3, अगर मैं H+ इस पे लगाता हूँ तो लगेगा CH3 CH2 CH2 OH। और अगर H+ इस पे ना लगा के इस पे लगाता हूँ तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3 CHOH, फिर OH इस वाले पे लग जाएगा और CH3 इस पे लगेगा। ये बना था 2 प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी। थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म से जस्ट पहले बात की थी। इसमें मैंने आपको बताया था मेजर कौन सा है, ये वाला मेजर है। आपको अगर याद है, ये मेजर है और ये माइनर है। रूल क्या था मेजर और माइनर होने का, अब आपको समझ में आ गया। लास्ट केस में जो मैकेनिज्म डिटेल में दिखा था, तो ये वाला मेजर क्यों था? क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन इसका स्टेबल बना था। बट बहरहाल अगर हम सिंपल याद रखें, मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि जब भी इस तरीके से रिएक्शन होगी तो मेजर वो प्रोडक्ट होगा जिसमें अल्कोहल मतलब OH उस कार्बन पे लगा हो जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। समझे आप? मतलब इन दोनों में से जो ये OH है, इन दोनों में से किस पे लगाना है? जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इस पे 2 है, इस पे 1 है, तो लेस इस पे है, तो OH इस पे लगेगा, वो वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। OH तो वहां भी लगा है लेकिन इस वाले पे लगा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, कंपैरेटिवली मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो बनेगा अगर वो तो माइनर होगा, मेजर नहीं होगा। मेजर वो कहता है कि नेगेटिव वाला जो आयन होता है वाटर से, OH- आयन, वो उस पे लगे जिसपे लेस हाइड्रोजन हो तो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है ये बात? दिस इज मार्कोनिकॉव्स रूल। इसको लिखवा नहीं सकता, इसको आप इस तरीके से याद रखिए मार्कोनिकॉव रूल को। मैकेनिज्म अगर अच्छे से क्लियर है तो हर बार मार्कोनिकॉव्स रूल का ध्यान रखना है। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। कई बार हम भूल जाते हैं रूल को याद रखना। आपको मैकेनिज्म याद रखनी है और फिर रूल याद रखना है, दैट्स ऑल। ये पहली मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन थी, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा है। उन रिएक्शन में ज़्यादा समय नहीं लगता जिनमें मैकेनिज्म नहीं होती है। तो ये एल्कीन से एक पहला मेथड है। मैंने कहा एल्कीन से 2 तरीके हैं अल्कोहल बनाने के। अब जो टाइम बचा है, हमारी ऑलरेडी वीडियो आधे घंटे की हो चुकी है, जल्दी से दूसरा मेथड एक बार समझ लेते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं आज का। ये 2 रिएक्शन काफ़ी रहेंगी एक बार समझने के लिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, शायद आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा अगर एक ही वीडियो में बहुत सारी बातें सिखा दें।
तो ये रिएक्शन छोटी है बट समझने में हमें टाइम लगा है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिए। मैं कुछ यहाँ पे रिएक्शंस लिख देता हूँ, इनके प्रोडक्ट्स बनाने हैं आपको सबको, और प्रोडक्ट जब आप बना लेंगे तो आप मुझे एज एन असाइनमेंट सबमिट करेंगे। क्या ये बात मेरी क्लियर है सबको? मैं यहाँ पर कुछ रिएक्शन आपको बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ, इनके आपको मेजर प्रोडक्ट बनाने हैं और सारे मेजर प्रोडक्ट को आप एक नोटबुक पे लिख के एज एन असाइनमेंट मुझे सबमिट करेंगे। टाइम मैं आपको बता दूंगा कौन से टाइम्स तक आपको सबमिट करना है, बट तब तक आप मुझे सबमिट कर देंगे। देखिए ये 4 रिएक्शंस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 4 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा का ये असाइनमेंट है आपका। इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है समझ के ध्यान से, तो आप इसके मेजर प्रोडक्ट मुझे बनाएंगे जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है वहाँ पे, और सारे मेजर प्रोडक्ट बना के चारों के आप मुझे इसको सबमिट करेंगे। टाइम मैं आपको बता दूंगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्लास तक ये पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म भी लर्न होनी चाहिए, और तब अगर हमें टेस्ट वगैरह में कुछ और इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उसे अच्छे से कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इसके में किसी भी असाइनमेंट में प्रॉब्लम होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें वहाँ के कॉन्सेप्ट को आगे बताने से पहले मैं आपके इन चारों रिएक्शन के डाउट्स क्लियर कर दूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर टुडे।